नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्टूडेंट के लिए? जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी या उसके अफिलेटेड कॉलेज से जो है एलएलबी 3 ईयर्स या एलएलबी आप लोग जो है 5 ईयर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो है एडीआर, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट। ठीक, तो हम इसी से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इसी को हम लोग जो है देखेंगे, और यही जो है मैं आज आपके जो है आज के वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग अगर जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर आप एडवोकेसी में है प्रेजेंट टाइम में तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। ठीक, और मेरे हर एक बातों को ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। जहां ना समझ में आएगा वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, मैं पूरी कोशिश किया हूं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप जो है 22 सीरीज से पढ़ते हैं या आप बुक से पढ़ते हैं या और कहीं अदर जगह पर जैसे कि आपके प्रोफेसर जो है आपको समझाए हैं पढ़ाए हैं, हो सके जो है ना समझ में आया हो तो आपको यहाँ इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में 110% नहीं, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम लोग जो है पहला टॉपिक आप लोग का वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट नीड्स एंड जो है एडवांटेज ऑफ एडीआर एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। ठीक, देखिए वैकल्पिक विवाद समाधान जिसे एडीआर हम लोग कहते हैं, वार्ता और चर्चा के माध्यम से एक अनुकूल समाधान पर पहुंचने के द्वारा पक्षों के बीच विवादों और असहमति को हल करने के लिए तकनीक है। ये एक अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से जो भी विवाद हो, जो भी दूसरे के बीच में एक चर्चा के जो है विषय में जो विवाद बन जाता है, जो डिस्प्यूट बन जाता है, उसी के जो है समाधान को या उसको हल करने के लिए एक जो है ये तकनीक है। ठीक, ये विवाद समाधान के प्रारंभिक यह विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों के अलावा एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास भी है। ठीक, वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर जिसे हम लोग कहते हैं एक विवाद को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है जो न्यायालयों में मुकदमेबाजी के विकल्प होते हैं। ठीक, सिंपल सा मतलब, इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। जहां समझाने का जरूरत होगा वहां मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकार की वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर जिसे हम लोग कहते हैं, आपको पता होगा, प्रक्रिया में विवादों में शामिल दोनों पक्ष उस व्यक्ति का चयन करते हैं जो सर्व संपत्ति से उनके विवादों को सुनेगा। ठीक, और आप लोग को एक चीज बता दूं कि आपको 1 से 1.5 घंटा मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि फर्स्ट पार्ट आपका है, तो आप लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक, और उनका समाधान करेगा भारत में एडीआर भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद आर्टिकल नंबर जो है 14 कानून के समक्ष समानता जिसे हम लोग कहते हैं, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे हम लोग आप लोग जानते होंगे और आप पढ़े भी होंगे, के आधार पर स्थापित किया गया है। ठीक, जो आर्टिकल नंबर आपका 14 और आर्टिकल नंबर 21 के जो है आधार पर ही जो है एडीआर को जो है स्थापित किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 39 के क्लॉज ए में जो है उत्कीर्ण समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी, जिसे हम लोग कहते हैं डीपीएसपी। ठीक, समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है के आधार पर, ये चीज आपको मैंने बता ही दिया ऊपर, शायद दोबारा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए संबंधित सभी जानकारियां और भारत में इसके प्रभाव लाभ आज पर विस्तार से चर्चा करेंगे पूरी तरह। वैकल्पिक विवाद समाधान जो कि हर जगह से जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। वैकल्पिक विवाद समाधान के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, और जो है इसके यह माना जाता है कि वर्तमान न्यायपालिका प्रणाली अत्यंत महंगी और जो है विलंबित है। विवाद के पक्षकारों को न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। पूरी तरह से आपको पता होगा, सही बात है, अभी भी ऐसा होता है कि मतलब जो भी पक्षकार रहते हैं उन्हें जो है थोड़ा बहुत मतलब न्यायालय से जो है उसका जो है निर्णय लेने के लिए जो है बहुत थोड़ा जो है टाइम का जो है समय लगता है, और उस टाइम का जो है वेट भी करना पड़ता है। ठीक, मुकदमेबाजी की इस लंबी और महंगी प्रक्रिया से न्यायिक प्रणाली में
आम लोगों के विश्वास को कम कर दिया है। ठीक, जो आम लोगों के विश्वास है वो पूरी तरह से जो है कम हो गया है कि अब जो है ये इसमें टाइम लगेगा ये। ठीक, इसलिए सब लोग जो है एकदम जो है अच्छे तरीके से सुस्त होकर के बैठ जाते हैं, जिसका पालन अदालतें करती हैं। नंबर अगला पॉइंट है इसमें देखिए जो है न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी ने विवादों के निपटारे के लिए जो है वैकल्पिक उपायों को जन्म दिया है। तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक उपाय सस्ता और जो है त्वरित न्याय प्रदान करते हैं, जिसके कारण विवादित पक्षों द्वारा अपने विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान जो है एडीआर तंत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है मलिमठ समिति के रिपोर्ट 1989 या 1990 मतलब 1989 से लेकर के 1990 से पारंपरिक अदालती मुकदमेबाजी के व्यवहार विकल्प के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ठीक, यही चीज इसमें कहा गया। अब अगला पॉइंट देखिए जो है एडीआर वास्तव में क्या है, इसका समाधान क्या होता है। एडीआर एक विवाद को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है जो न्यायालयों में मुकदमेबाजी के विकल्प है। नंबर अगला पॉइंट है आमतौर पर यह एक जो है तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करता है जो पक्षों को संवाद करने और मतभेदों पर चर्चा करने और विवादों को हल करने में मदद करता है। ठीक, ये जो है इसका मतलब है, इसका जो है ये एडीआर यही चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है नागरिक विवादों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को हल करने की पेशकश करता है जैसा कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया। जिस तरीके से जो है कानून द्वारा जो है स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया उसी को हल करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये एडीआर है। ठीक, देखिए मैं थोड़ा इसमें फास्ट भी पढ़ाऊंगा, आपको पता होगा कि ये रिवीजन क्लास है, ऑलरेडी इसके जो है लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो इसलिए रिवीजन क्लास में तो आपको थोड़ा कम टाइम में और बहुत कुछ बताना है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट ही रहेगा। तो ऐसा जो है मत समझिएगा कि कहीं कहीं आपको ना समझाया गया हो, लेकिन आपको समझ में भी आएगा जहाँ तक है, जब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ समझाने लायक है वहाँ मैं समझाऊँ। ठीक, वैकल्पिक विवाद समाधान विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। अगला देखिए अब इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है इसके। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 लोगों को वह अवसर प्रदान करती है यदि न्यायालय को लगता है कि अदालत के बाहर समझौते के तत्व मौजूद हैं तो अदालत संभावित निपटान की शर्तें तैयार करती है पूरी तरह से और एडीआर के लिए उन्हें संदर्भित करती है। ठीक, एडीआर से निपटने वाले अधिनियम कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लोक अदालत प्रणाली की स्थापना इसमें हुआ था। नंबर अगला पॉइंट है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1966, ये भी अधिनियम इसमें जो है काम आते हैं। अब इसके प्रकार देखिए पंचायत करना, समझौता करना, मध्यस्थता करना, लोक अदालतों की सहित न्यायिक बंदोबस्त या वार्ता, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, पंचायत करना जानिए इसमें क्या होता है। पंचायत का मतलब आपको पता होगा, इसमें मामला एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाता है जो उस मामले पर निर्णय देता है जो पार्टियों पर सबसे अधिक बाध्यकारी है। ठीक, अगला पॉइंट है ये एक नेक्स्ट पॉइंट है यह एक परीक्षण की तुलना में कम औपचारिक है और गवाही की आवश्यकताओं को अक्सर आसान किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का अधिकांश मामलों में मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक निवेशक अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित मामले के समाधान के लिए उपयुक्त बनाता है। यह भी जो है आपका पॉइंट है, इसमें कुछ समझाना ही नहीं, ये पॉइंट वाइज है। मध्यस्थता के अस्थायी न्यायालय देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए जिसे हम लोग कहते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो 1899 में हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था ने अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना है, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, समझौता जानिए जो है सुलह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें असहमत के पक्षकारों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान खोजने में एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष सुलहकर्ता द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाती है। ये चीज कहा गया। सुलहकर्ता सुलह की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया भागीदार है जो चर्चा वार्ता में भाग लेता है और एक स्वीकार समझौते पर पहुंचता है, ये चीज इसमें बताया गया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है पार्टियों को सुलहकर्ता की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का अधिकार भी है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि दोनों पक्ष सुलहकर्ता के समझौते को स्वीकार करते हैं तो यह दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठीक, मध्यस्थता जारी है जिसे मेडिसन जिसे हम लोग कहते हैं।
एक तटस्थ व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है, जो मध्यस्थता के माध्यम से असहमत का पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान प्राप्त करने के प्रयास पक्षों की जो है सहायता करता है। ये चीज इसमें कहा गया। तीसरा पक्ष पार्टियों के लिए कोई निर्णय नहीं लेता है, बल्कि यह एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो उनकी बातचीत जो है को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पक्ष मध्यस्थता में परिणाम और नियंत्रण बनाए रखते हैं। लोक अदालतों सहित जो है न्यायिक बंदोबस्त के बारे में बताया गया है। 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के विवाद समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विवाद समाधान की लोक अदालत प्रणाली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी चरण में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक घटक है, जो आम जनता को अनौपचारिक न्यूनतम और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, बातचीत के बारे में आपको पता होगा कि बातचीत करके जो है उस मामले को निपटा दिया जाता है। ये भी इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें जैसे एक विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में हो सकता है। इसमें आप लोगों के जो है कानून शाखाएं कार्य आते हैं, इसमें जो है तलाक के मामले आते हैं, या जो है विवाह जो है पालन पोषण के मामले आते हैं। ये सब जो है मामले इसमें आते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, खांसी की प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ, वही एग्जाम है आप लोगों के, तो पढ़ाना जरूरी था। तो इसीलिए जो है इन सब मामलों को जो है बातचीत करके जो है निपटाया जा सकता है। ठीक, भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में कहा गया है। इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसी नई विवाद समाधान प्रक्रिया पार्टियों को अधिक लागत प्रभावी और एप्लीकेशन मैनेजर में विवाद में अंतर्निहित मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाती है। ये चीज इसमें कहा गया है एडीआर के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है इन तरीकों में पार्टियों को जो है स्वतंत्रता कम करने, नियंत्रण की भावना बहाल करने, शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय, विवाद की स्वीकृति प्राप्त करने और प्रत्येक मामले में न्याय की उच्च भावना प्राप्त करने की अनुमति देने का लाभ है। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अदालत से बाहर निपटान बढ़ाने की कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित किया गया था, और नया जो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में लागू हुआ था। ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का 2005 में आया था, जो आपका जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 2005 में अभिभावक सौदेबाजी या जो है पली बार गेमिंग के बारे में ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही लिख लीजिएगा। लोक अदालत के मामले से जो है लोक अदालत जो लगता है उसके जो है चर्चा इसमें होती है, एक दूसरे से बात करके, या जो है अपना जो है केस खुद लड़ सकते हैं। इस जो है लोक अदालत में जा करके अपनी जो है प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ये जो है आपके जो है कोर्ट में जो है करीबन 1 महीने 2 महीने 3 महीने में 1 बार 2 बार लगती है। ठीक, इसके लाभ जानिए। फर्स्ट पॉइंट है विवाद का निपटारा निजी तौर पर किया जाता है और गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। यह अधिक व्यवहार कुशल और लागत प्रभावी है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक परीक्षण के तनाव को दूर करते हुए प्रक्रियात्मक लचीलापन प्रदान करता है, समय और धन बचाता है। यही सब है इसमें जो है 3-4 पॉइंट है। ये परिणाम पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण देता है। ट्रिब्यूनल पर मध्यस्थता सुलहकर्ता, मध्यस्थ या तटस्थ सलाहकार के रूप में विशेषज्ञ योग्यता रखने की क्षमता भी उपलब्ध कराता है। यह तंत्र नवीन विचारों जो है दीर्घकालिक परिणामों जो है उन्नत संबंधों और बढ़ी हुई जो है संतुष्टि की ओर ले जाता है। ये भी जो है इसके जो है एडवांटेज है। समाधान के नुकसान जानिए। निर्णयों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। निर्णयों के साथ किसी भी समस्या के मामले में अपील या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें विभिन्न एडीआर प्रक्रिया और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करने वाले कई संस्थानों के बीच चयन करना जो है अक्सर मुश्किल होता है। ये भी जो आप लोग के नुकसान है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जो विभिन्न जो है विधियों का जो उपयोग किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित कानूनों की प्रयोज्यता का पता लगाना मुश्किल होता है। ये भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति में विसंगत के कारण अंतर को पाटना और एक एकीकृत समाधान पर आना मुश्किल हो जाता है। ये भी कहा गया। ठीक, इतने पॉइंट लिख लेंगे बहुत है। एडीआर अपडेट के बारे में जानिए। जो ऑनलाइन विवाद समाधान भारत में मामलों को निपटाने के लिए एक आसान लागत प्रभावी तरीके के रूप में प्रभावी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन लेन देन से संबंधित मामलों में ऑनलाइन विवाद समाधान चीन और अमेरिका में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को अपनाने के शुरुआती संकेत भी है इसमें। ऑनलाइन विवाद समाधान ODR जिसे हम लोग कहते हैं में नागरिकों के लिए न्याय वितरण प्रणाली का केंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण करने की क्षमता होती है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अन्य देशों के साथ भारत की कर संधियों में शामिल एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है ये, ठीक। और देखिए अगला, पारस्परिक समझौता प्रक्रिया जिसे मैप हम कहते हैं, मैप के द्वारा भी इसमें जो है निपटाया जा सकता है। अब जानिए जो है अगला टॉपिक आप लोग का जो है इसका डेफिनेशन एंड मीनिंग एंड स्कोप एंड सोर्सेस के बारे में, ठीक। मध्यस्थता, इसका अर्थ जानिए जो है आर्बिट्रेशन, मीनिंग एंड स्कोप एंड जो है सोर्सेस के बारे में। मध्यस्थता शब्द रोमन कानून से लिया गया है। मध्यस्थता अदालत के बाहर एक या अधिक विषम संख्या की व्यक्तियों द्वारा विवाद का निपटारा है जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 की धारा जो है 2 के क्लॉज ए के जो है ए के अनुसार ये है, ठीक। मध्यस्थता का अर्थ कोई भी मध्यस्थता है, चाहे वह अस्थायी मध्यस्थता संस्था द्वारा प्रशासित हो या नहीं हो, इसके बारे में कोई वो नहीं है कि जो है ये नहीं है भी ये संस्था से या नहीं भी है तभी माना जाएगा मध्यस्थता के अंडर आएगा, ठीक। आमतौर पर पार्टियां में जो है मध्यस्थता संस्थानों को मध्यस्थता सौंपती है जो मध्यस्थता कार्यवाही की जो है संचालन करती है पूरी तरह से। मध्यस्थता आयोजित करने के लिए जो है सुविधाओं की व्यवस्था करती है और मध्यस्थों संस्थागत मध्यस्थता की एक सूची प्रदान करती है। हालांकि इन संस्थानों में आवेदन करने के बजाय पार्टियां सीधे मध्यस्थों की नियुक्ति भी कर सकती हैं, ये चीज इसमें कहा गया है, ठीक। और उन्हें जो मध्यस्थता जो है करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। दायरा स्कोप इसका जानिए। अधिनियम का प्रावधान पूरे भारत तक विस्तारित है और जो है इसका कोई जो है पूर्णव्यापी प्रभाव नहीं है। 1940 का अधिनियम केंद्र से पहले शुरू की गई जो है मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू होगा जब तक कि जो है पार्टियों द्वारा जो है अन्यथा सहमति ना दी जाए, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। तब तक लागू ही रहेगा। हालांकि 1996 अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद पारित एक विदेशी पुरस्कार केवल नए अधिनियम के तहत लागू किया जा सकता है, अधिनियम 1961 के तहत नहीं, ठीक। थिसेन स्टालुएन GmbH बनाम स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1999 के जो है 9 जो है सुप्रीम कोर्ट 334 पेज नंबर, ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस को जो है जरूर लिखिएगा। इसमें जो है आप लोगों का जो है था तब लागू हुआ, भाग फर्स्ट तब लागू हुआ जब मध्यस्थता का स्थान भारत में जो है हो, धारा जो 2 के क्लॉज 2 में बताया गया। कुछ मामलों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है जिसके लिए कोई अन्य जो है कानून भी मौजूद होते थे। जरूरी नहीं कि हर मामले को मध्यस्थता के लिए ही भेजा जाए, कुछ और भी कानून होते थे, ठीक, जो ऐसे संदर्भ को प्रतिबंधित करता है। इसलिए ऐसे बहिष्कृत जो है विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और ऐसे अन्य कानून लागू होने, उदाहरण के लिए आपके दिवालियापन, औद्योगिक विवाद, वसीयतनामा आदि से संबंधित मामलों के लिए कानून द्वारा विशेष न्यायाधिकरणों को सौंपे गए विवाद, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। अब देखिए आगे, सहमत से मध्यस्थता, जब पार्टियों विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता समझौता बनाती है, ये भी चीज इसमें कहा गया है, ठीक। और इसमें आप लोगों का एक और है कि वैधानिक मध्यस्थता, जैसे जब कोई विशेष कानून विवाद को जो मध्यस्थता के लिए जो संदर्भित करने की आवश्यकता वाले प्रावधान प्रदान करता है तो उस कानून को मध्यस्थता समझौता माना जाता है, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे कंपनी अधिनियम 1956 या सहकारी समिति अधिनियम 1912 या ट्रस्ट अधिनियम जो है 1800 जो है 82 आदि, ये सब सारे जो है उदाहरण के लिए। 1996 अधिनियम के भाग फर्स्ट के प्रावधान जहां तक के कानून के अनुरूप है ऐसी मध्यस्थता पर लागू होंगे, उनके बीच किसी भी जो असंगतता की स्थिति में विशेष अधिनियम सामान्य अधिनियम पर हावी होगा, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। बाकी आगे देखिए, धारा जो है 2 का क्लॉज 4, निजी अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो है नागरिक प्रकृति मामले मध्यस्थता का जो है विषय हो सकते हैं। आपराधिक मामले जो नागरिक कार्रवाई का विषय नहीं हो सकते, ऐसे मामले जो रेम में पूरी तरह जो है सही को प्रभावित करते हैं। और धारा 2 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। काइंड जानिए इसके मध्यस्थता के।
प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं घरेलू मध्यस्थता पहला पॉइंट है। घरेलू मध्यस्थता में दोनों पक्षों को भारतीय होना चाहिए और कार्रवाई भारत में ही होनी चाहिए। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता दूसरा पॉइंट है। यह तब होता है जब दोनों में से जो है एक पक्ष जो है विदेशी देश में रहता है और एक जो है पक्ष जो है यहाँ का नागरिक हो। ठीक। ये कंपनी के द्वारा होता है। धारा 2 के क्लॉज ए एफ में जो है, इसलिए यह या तो भारत में या किसी विदेशी देश में हो सकता है। ठीक। भाग आप लोग का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर लागू होता है जब मध्यस्थता भारत में होती है तो धारा 2 के क्लॉज 2, जबकि जो है भाग जो है सेकंड तब लागू होगा जब मध्यस्थता भारत के बाहर होती है। ठीक। भाग फर्स्ट के तहत दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार घरेलू पुरस्कार धारा 7 में माना जाता है। और संस्थागत मध्यस्थता जैसे अगला पॉइंट है, मध्यस्थता समझौते में ही पार्टियां एक विशेष मध्यस्थ संस्था को चुनने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरह से जो है किसी भी जो है संस्था को चुन सकती हैं। संस्था का शासी निकाय या पार्टियां मध्यस्थों के पैनल से एक या अधिक संस्थाओं की नियुक्त कर सकती हैं, ये भी किसमें कहा गया है, जिन पर पहले सहमत बनी हो थी। ठीक। जो पहले सहमत बनी थी उसमें से किसी भी जो है संस्था को जो है ये नियुक्त कर सकते हैं। ठीक। तदर्थ मध्यस्थता, ये तदर्थ आप लोग का जो मध्यस्थता से तात्पर्य तब होता है जब पार्टियां आपसी सहमत से बिना किसी संस्थागत कार्रवाई के विवाद को जो है सुलझाने के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनती हैं, तब ये जो है इसका काम लगता है। ठीक। सहमत के मध्यस्थता जब सहमत हो जाती है दोनों पार्टियां, तब जो आपस में सहमति बना करके जो है मध्यस्थता किया जाता है, ये जो है आप लोगों का है इसमें। ठीक। फास्ट ट्रैक मध्यस्थता जिसे हम लोग कहते हैं, फास्ट ट्रैक मध्यस्थता को 6 महीने की जो है निर्धारित समय अवधि दी जाती है। 2015 में धारा नंबर 29B में आप लोग का फास्ट ट्रैक मध्यस्थता की अवधारणा 5 अगस्त 2014 को जो है 264वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के साथ सामने आई, जिसमें त्वरित कार्रवाई का लाभ प्रदान करने के लिए कई मामलों का उल्लेख किया गया था। ये भी चीज इसमें कहा गया। इसके बाद 2015 का संशोधन अधिनियम आया जहां मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29B में संशोधन के साथ फास्ट ट्रैक मध्यस्थता के लिए शामिल प्रक्रिया के बारे में बातचीत किया गया। ठीक। उसके साथ जो है जो शामिल था उसके साथ भी इसमें बात किया गया। एकमात्र मध्यस्थता की नियुक्ति कार्रवाई 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगी और मौखिक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन जो है दाखिले ही जो है पर्याप्त है। ठीक। विकास और इतिहास इंग्लैंड के द्वारा ये चीज इसमें कहा गया है। पहला कानून मध्यस्थता अधिनियम 1997 या जिसे मध्यस्थता अधिनियम 1889, इसमें देखिए आप लोग का जो है व्यापारी या सौदागर अपने विवादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से करते हैं। पहला कानून मध्यस्थता अधिनियम जो है 1697 या जिसे हम लोग मध्यस्थता अधिनियम जो 1889 द्वारा निरस्त कर दिया गया। मध्यस्थता अधिनियम जो 1934 और मध्यस्थता अधिनियम जो है 1988 भारत के बारे में इसमें कहा गया। ठीक। भारतीय मध्यस्थता जो है कानून अंग्रेजों या अंग्रेजी कानून पर आधारित है। जब अंग्रेजों ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो वे विवादों को निपटाने के तरीके अपने साथ लाए और 1772 के बंगाल विनियमन के अनुसार सभी मामलों को जो है मध्यस्थता के लिए जो है प्रस्तुत किया जाना था, जिसका निर्णय डिक्री माना जाता है। अदालत का मध्यस्थता जो है 1772 के बंगाल विनियमन द्वारा जो है शासित थी। इसके लिए विनियमों द्वारा और परिवर्तन लाए गए थे। इसमें जो है विनियमों द्वारा जो है इसमें और भी जो है सुधार किया गया। ठीक। और इसमें ये था शपथ पर गवाह मध्यस्थों की नियुक्ति, ये सब सारी चीज़ें थे 1782 में। 1787 में जो है पक्षों की सहमति से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार प्राप्त है न्यायालय द्वारा। 1793 का बंगाल विनियमन था। ठीक। आपका 1816 का मद्रास विनियमन था और 1827 का बॉम्बे विनियमन पंचायतों के को जो है मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें आपका CPC 1859 ने सभी मध्यस्थता नियमों को जो स्थापित कर दिया है। ठीक। बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 1899 में इंग्लैंड के जो है 1889 के अधिनियम पर आधारित था। ठीक। इसमें भविष्य के विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता के लिए संदर्भ देने के लिए एक समझौते का प्रावधान किया गया था इसमें। ठीक। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वे पिछली जो है संहिता का स्थान लिया और नई और बेहतर संहिता में दूसरी अनुसूची की धारा 89 और
104 के तहत मध्यस्थता से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल थे इसमें। इस दोनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट थे, ठीक। ये दोनों सेक्शन में जो दिया गया था इसका जो है मध्यस्थता से रिलेटेड जो है उसके प्रावधान क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, ठीक। अब ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग का जो है फर्स्ट पॉइंट इसमें था। अब देखिए अब तीसरा नंबर इसमें जो है पहला नंबर डेट जानिए। मध्यस्थता अधिनियम 1940 घरेलू मध्यस्थता के लिए जो है होता है, और मध्यस्थता प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937 जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए विदेशी पुरस्कार महत्ता और प्रवर्तन अधिनियम 1961 होता है। और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता से संबंधित कानून ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और इसलिए 21 जून 1985 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक समान मॉडल मध्यस्थता कानून अपनाया गया था इसमें, ठीक। सभी राज्य इस मॉडल कानून को अपनाने के लिए बाध्य थे और इस मॉडल के अनुसरण में और भारत के विधि आयोग की आपका 76वें रिपोर्ट 1978 की सिफारिशें भारत में आई थी, ठीक। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 आया, ठीक। मुख्य विशेषताएं देखिए, साइलेंट फीचर इसमें है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम जो है 1996 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता और जो है सुलह अधिनियम पर जो है मॉडल कानून पर आधारित थे। अधिनियम को जो है 4 भागों और 27 धारा और 7 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था, ठीक। भाग फर्स्ट धारा आप लोगों के जो है 2 से लेकर के 43 मध्यस्थता के बारे में बताया गया, और भाग फर्स्ट के ए धारा जो है 43 के ए और 43M तक जो बताया गया भारतीय मध्यस्थता परिषद और 2019 संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये। और भाग सेकंड आप लोग का 44 से लेकर के 60 तक जो है कुछ विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन था। भाग 3 धारा 61 से लेकर के 81 सुलह के बारे में दिया गया, और भाग 4 धारा 82 से लेकर के 87 अनुपूरक प्रावधान के बारे में बताया गया, ठीक। पहली अनुसूची विदेशी मध्यस्थ जो पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन का कन्वेंशन है। दूसरी अनुसूची मध्यस्थता और खंड पर प्रोटोकॉल है। तीसरी अनुसूची जो है विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों के निष्पादन पर जो है कन्वेंशन है। चौथी मध्यस्थता या चौथी अनुसूची, इसके बाद आपका 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं, इसके बाद 2015 संशोधन आ गया। न्यायालय की संशोधित परिभाषा में यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता के मामले में न्यायालय उच्च न्यायालय को होना चाहिए, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग का जो है 2019 संशोधन, इसके भाग फर्स्ट को सम्मिलित कर जो है करके भारत में जो है स्थगित जो है मध्यस्थता को मजबूत किया, जो मध्यस्थ संस्थानों की जो है ग्रेडिंग मध्यस्थों को मान्यता देने आज के लिए भारतीय मध्यस्थ परिषद के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जो है प्रावधान किया गया, इसमें बताया गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप लोग को यहाँ पढ़ने की कोई 2021 के संशोधन जानिए। 8वीं अनुसूची को जो है हटा दिया गया और जिसमें मध्यस्थों की जो है मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंड निर्धारित थे, क्योंकि इसमें जो है इसके लिए जो है नियम निर्दिष्ट थे। एक अधिक व्यापक कानून जो है ये 3 अधिनियमों को समेकित करता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर जो है लागू होता है, ठीक। अब आपका धारा नंबर जो है 2 का जो है फर्स्ट F के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता शब्द को परिभाषित करती है। विवाद के पक्षों में से एक विदेशी जो आपका विदेशी कंपनी या विदेशी सरकार होनी चाहिए, ये चीज इसमें कहा गया। भारत फर्स्ट केवल तभी लागू होता है जब मध्यस्थता का स्थान भारत में हो, धारा 2 का क्लॉज 2। मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता यह आमतौर पर जो है पार्टियों के बीच अनुबंध में एक खंड है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। समझौते में शामिल है विवाद की विषय वस्तु, विवाद का समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सब सारी चीजें इसमें देखा जाता है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें भी यहाँ जो है समझाने की कोई जरूरत ना पड़ने के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करे तो, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बताना होगा क्योंकि टाइम नहीं है। नंबर फर्स्ट, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास प्रक्रिया तय करने की जो है शक्ति है जब तक कि जो है पक्षपालन की जाने वाली प्रक्रिया पर जो है सहमत ना हो, ये चीज, ठीक। दूसरा पॉइंट है, ट्रिब्यूनल के पास किसी भी जो है साक्ष्य का स्वीकृतता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित करने की शक्ति है। नंबर तीसरा पॉइंट है, यदि मध्यस्थता का निर्णय आसानी या आपसी सहमति से होता है तो स्थान अलग
तो स्थान अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो ट्रिब्यूनल फैसला करता है। ठीक, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है वो फैसला करता है। चौथा पॉइंट, इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर आपसी सहमत हो अंतर ट्रिब्यूनल नहीं जो है निर्णय देता है। ठीक, पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा जो है लागू किए जाने वाले जो है मूल कानून का चयन करते हैं और इसका उल्लेख जो है मध्यस्थता समझौते में जो है किया जाना चाहिए, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, ये भी आप लोगों के जो है देखिए 1940 के पहले मध्यस्थता अधिनियम की जो है तुलना में 1996 के अधिनियम के तहत अदालत की शक्ति में काफी कटौती की गई है। ठीक, मध्यस्थता को पूर्ण शक्तियों से संपन्न किया गया है और वह मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान जो है अदालत के नियंत्रण में या नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त है। ठीक, अब 1996 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण विशेषता अंपायर पर आप लोग का जो है प्रणाली का उन्मूलन है। 1940 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि जो है जहां सम संख्या में मध्यस्थ नियुक्त किए जाएंगे, ये नियुक्त किए गए थे और ऐसे मध्यस्थ निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय देने में विफल रहे या जहां जो मध्यस्थों के बीच मतभेद थे वहां मध्यस्थों के बजाय अंपायर को संदर्भ में प्रवेश करना चाहिए, ये चीज इसमें बताया गया। ठीक, ये भी नहीं था इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। मध्यस्थों के लिए मध्यस्थ पुरस्कार के लिए कारण बताना अनिवार्य जो है बनाता है। पिछले कानून ने मध्यस्थों को निर्णय के लिए कारण बताने के लिए जो है विवेकाधीन का अधिकार दिए थे। ठीक, आपका नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है आप लोग का जो है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं था। मध्यस्थता निर्णय लिखित जो है रूप में होगा और मध्यस्थता द्वारा जो है हस्तांतरित होगा और दिनांक और स्थान का उल्लेख भी किया जाएगा। ठीक, प्रत्येक पक्ष को जो है आपका प्रति दी जानी चाहिए। मध्यस्थता पुरस्कार को अदालत के डिक्री के समान माना जाता है, यह अदालत के डिक्री के रूप में लागू करने योग्य है। ठीक, जिसका अर्थ है कि मध्यस्थ पुरस्कार एक कानून अदालत के डिक्री के समान ही लागू करने योग्य है। ठीक, अब नेक्स्ट धारा आप लोग का जो है 34 के अलावा पुरस्कार के खिलाफ अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। पुरस्कार अंतिम बाध्यकारी और जो है आपका जो है गैर अपील योग्य है। ठीक, सार्वजनिक नीति के लिए जो है आप लोग का जो है साथ टकराव में मध्यस्थ पुरस्कार शून्य है और 1996 का नया अधिनियम यह प्रावधान करता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार जो भारत में सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है वह शून्य है और शून्य होने के कारण कानून में मान नहीं होगा और अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए प्रावधान प्रदान करता है 1996 का अधिनियम क्रमशः न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन के तहत दिए गए कुछ विदेशी पुरस्कारों को भी अदालत के डिक्री के रूप में जो है आप लोग का जो है उक्त अधिनियम के भाग सेकंड में लागू करने का प्रावधान करता है, ये चीज इसमें बताया गया। ठीक, जिन देशों ने तो ना तो जो है न्यूयॉर्क कन्वेंशन और ना ही जो है जिनेवा कन्वेंशन को अपनाया है वह अधिनियम के भाग 2 के दायरे से जो है बाहर और इसलिए जो है उनके पुरस्कार जो है भारत में विदेशी पुरस्कारों के रूप में लागू नहीं है। ठीक, 16 से जो है संबंधित प्रावधान शामिल है और आपके जो है भाग 3 16 को जो है कानूनी मान्यता देता है और दोनों पक्षों और सुलहकर्ता द्वारा जो है हस्ताक्षर किए जाने पर जो है समझौता के बाध्यकारी बनाता है, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, जो समझौता होगा जो भी चीजें होंगी उसमें समझौता करने के बाद उसका बाध्यकारी हो जाता है। ठीक, अब इसमें जो है कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जो आर्बिट्रेशन अवार्ड। पंचायती अवार्ड के प्रकार जानिए। आंशिक पुरस्कार पार्टियों के दावे के कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं लेकिन अन्य मुद्दे बने हुए हैं और अंतिम पुरस्कार से देने से पहले उन्हें हल करने की जो आवश्यकता होती है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट है प्रदर्शन पुरस्कार, जिसे हम लोग प्रदर्शन के अकॉर्डिंग कहते हैं, जो कि मौद्रिक संदर्भ में दिए जाने वाले पुरस्कारों को देखना सबसे आम है। हालांकि किसी पार्टी को विशिष्ट कार्य करने का सम्मान या अधिकार सौंपने का आदेश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ठेकेदार को जो है किसी इमारत में सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है या आवश्यकता हो सकती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि काम आवश्यकता गुणवत्ता के साथ पूरा हो गया है
यह जो है आपकी कठिनाई यह है कि इस प्रकार के पुरस्कार आगे विवाद का आधार बनाते हैं। एक मध्यस्थ को इन मामलों में जहां संभव हो संघर्ष बढ़ने से रोकने के लिए एक मौद्रिक पुरस्कार देना भी चाहिए। ठीक, ये चीज इसमें कहा। ड्राफ्ट अवार्ड के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में बताया गया। इसमें जो है जो भी आपका जो है ट्रिब्यूनल द्वारा जो है इसकी पुष्टि की जाती है, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा, इसके बारे में देखा गया कि ड्राफ्ट आप कैसे तैयार किए, कैसे नहीं तैयार करेंगे, उसी पर जो है आप लोगों का जो है निर्णय बेस होता है। ठीक, अंतिम निर्णय जानिए, ये आमतौर पर जो है ये लिखित रूप में होना चाहिए और सभी मध्यस्थों द्वारा जो हस्ताक्षरित होना चाहिए। पुरस्कार में कारण जो है और एक बताना होगा कि जो है मध्यस्थता कहाँ हुई है, तो ये भी जो है दिनांकित होना चाहिए। भुगतान पर जो है ब्याज की गणना के लिए ये एक महत्वपूर्ण है। ठीक, एक बार अंतिम पुरस्कार दिए जाने के बाद ये चीज होता है। कार्रवाई समाप्त हो जाती है और अतिरिक्त पुरस्कार आमतौर पर एक बार अंतिम निर्णय देने के बाद ट्रिब्यूनल के पास कोई भी और अधिकार नहीं होता है। ठीक, ये चीज इसमें कहा गया। अब देखिए जो आपका जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की रचना के बारे में जानिए आप। ठीक, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के परिभाषा, रचना, नियुक्त, क्षेत्राधिकार, मध्यस्थता के कर्तव्य और दायित्व, समाप्ति, परिभाषित आप लोग का दिया गया। न्यायाधिकरण जो है धारा जो है 2 के क्लॉज 1 के डी के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अर्थ एकमात्र आपका जो है मध्यस्थ या मध्यस्थों का एक पैनल संगठन है। धारा जो है 10 मध्यस्थों की संख्या और संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मध्यस्थों की योग्यता और विशेषताएं, हालांकि ट्रिब्यूनल में एक शामिल होना चाहिए। ठीक, मध्यस्थों की आसमान संख्या आज पार्टियों से एक अधिक मध्यस्थता चाहती हैं तो वे ऐसे करेंगे। ठीक, इसी हिसाब से जो है आप जो है अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का समझौते में एक स्पष्ट रूप से प्रदान करना होगा और अन्यथा संदर्भ एक मात्र होगा। ठीक, पार्टियों की सहमत से नियुक्त हो सकते हैं। जो पार्टियों की अगर सहमत होगी, 2, 3, 4 लोग मिलकर के उसके सहमत देंगे, फिर उसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, पहला पॉइंट इसमें जैसे कि पक्षकार मध्यस्थता नियुक्त करने की जो है किसी भी प्रक्रिया पर जो है सहमत होने के लिए स्वतंत्र है। धारा आप लोग का जो है सेक्शन नंबर जो है 11 का क्लॉज 2 है। जहां मध्यस्थता की नियुक्त की प्रक्रिया पर सहमत हो गई है, ये चीज इसमें पार्टियों अदालत की भूमिका केवल उस प्रक्रिया को लागू करना होता है। तीसरा पॉइंट है आप लोग का जो है पार्टियां एक मध्यस्थ पर जो है सहमत हो गई हैं या पहले से ही एक मध्यस्थ का नाम बता चुकी हैं, मध्यस्थता समझौता उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। ये चीज इसमें कहा गया तीसरा पॉइंट। ठीक, चौथा पॉइंट है यदि पैनल में 3 मध्यस्थ शामिल हैं तब क्या होगा। ठीक, तो पार्टियों को प्रत्येक में से मध्यस्थ नियुक्त करना होगा और 2 नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्त करेंगे जो एक के रूप में कार्य करेगा। ठीक, कार्रवाई में पीठासीन मध्यस्थ धारा जो है 11 के क्लॉज 3 में बताया गया। 5 नंबर, जब समझौते में किसी मध्यस्थता का नाम नहीं है तो पार्टियां इस पर सहमत होने में जो आपकी जो है विफल रहती है। ठीक, आपका जो है सेक्शन नंबर जो है 11 के 5 में बताया गया। जब पार्टियां अनुरोध के जो है 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहती है तो मध्यस्थों के पैनल के मामले होते हैं। ठीक, जब कोई जो है पक्ष अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद, हाँ ये चीज जैसे ए नंबर दिया गया, जब 2 नियुक्त मध्यस्थ 30 के दिन जो है भीतर या 30 मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, उनकी नियुक्ति से दिन धारा 11 के क्लॉज 4 के जो है बी में बताया गया। प्रक्रिया का पालन करने में विफलता 30 दिनों के कोई भी समय सीमा नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। संस्था की विफलता 30 दिन की कोई भी समय सीमा नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। मध्यस्थता देखिए आप लोग का जो है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता के मामले सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि घरेलू मामले के बारे में निपटा सके। ठीक, मध्यस्थता हाई कोर्ट की जिसकी सीमा के जो है भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है उसके पास शक्ति होती है। इस चीज इसमें कहेंगे। जहां न्यायालय से एक अधिक अनुरोध किए गए हो वहां पहला अनुरोध एकमात्र होना चाहिए निर्णय का आधार। ठीक, RW धारा 11 का 11 इस प्रावधान के तहत जो है शक्ति का प्रयोग करते समय उपयुक्त न्यायालय को इसे ध्यान में रखना होगा। ये चीज इसमें बताया गया। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें समझौते के तहत आवश्यकता योग्यताएं
और अन्य बातों पर विचार कर सकते हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति का आश्वासन होना चाहिए। धारा 11 के क्लॉज 8 में बताया गया, या धारा जो है 12 में भी बताया गया, ठीक, जिसे हम लोग RW कहते हैं। देखिए ICA के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट या उसके नामित प्राधिकारी मध्यस्थ की नियुक्त कर सकते हैं। पार्टियों की राष्ट्रीयता के अलावा अन्य राष्ट्रीयता जहां पार्टियां अलग अलग होती हैं, न्यायालय के समक्ष कार्रवाई की जो है सारांश प्रकृति की होती है। पदार्थ का व्यापक परीक्षण या गारंटी नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतिम रूप में इससे पार्टियां अधिनियम की जो है धारा 11 के क्लॉज 6 के तहत नियुक्ति का निर्धारण न्यायालय को करना होगा। निम्नलिखित बिंदुओं को देखें और इसके बारे में बताया जा सकता है। देखिए, प्रस्ताव बनाने वाले पार्टी ने सभी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और या नहीं खटखटाया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार द्वितीय, क्या धारा 7 के तहत दिए गए जो अनुसार वैध मध्यस्थता समझौता है। तीसरा पॉइंट, क्या नियुक्त का अनुरोध करने वाला नियुक्त विवाद करने वाला पक्ष है या नहीं है। चौथा पॉइंट, यह क्या दावा सीमा अवधि 3 वर्ष के जो है भीतर है या जो है समयावधि है, लेकिन अदालत मामले की जो है मध्यस्थता में नहीं जा सकती है, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है आपके प्रयोग की जाने वाली शक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट अधिनियम की धारा जो है क्लॉज जो है आप लोग का जो है धारा 11 के क्लॉज जो है 6 के तहत एकमात्र प्रशासनिक शक्ति नहीं है, यह न्यायिक शक्ति भी है, ठीक। मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को प्रारंभिक निर्णय लेने का अधिकार भी होता है, इसके और फैसला भी सुना सकता है। इसमें ये मनोरंजन करना भी जो है इसका जो है अधिकार है, इसका क्षेत्र है, इसका जो है अनुरोध है। एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है, अस्तित्व या अन्यथा, ये चीज इसमें कहा गया, ठीक। मध्यस्थ आप लोग का जो है मध्यस्थ या मध्यस्थ, चूंकि यह एक न्यायिक आदेश है इसलिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो न्याय देगा, उसके आदेश देगा, उस पर जो है उसके खिलाफ भी जो है अपील जो है पारित कर सकते हैं, ठीक। उच्च न्यायालय के जो है नामित न्यायाधीश द्वारा केवल अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय के संविधान, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, इसमें बताया गया, ठीक। बाकी आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं था। जहां पार्टियों द्वारा बिना सहारा लिए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, ये चीज इसमें कहा गया है। ये भी आगे देखिए, मध्यस्थ का चुनौतीपूर्ण जो है अधिदेश जो आपका धारा नंबर जो है 12 और 13 में बताया गया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अदालत द्वारा जो है मध्यस्थ को हटाने पर विचार नहीं करता है, ये चीज इसमें कहा गया। लेकिन या तो पार्टियों द्वारा स्वयं या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के द्वारा जो है जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थता के रूप में नियुक्त के लिए संपर्क किया जाता है तो उसे इसका जो है खुलासा करना होता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति लिखना जो दिखा सके। अब आगे देखिए, कोई भी आधार जो मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय देने की उसकी क्षमता को प्रभावित करने की संभावना रखता हो, 12 महीने के अंदर काम पूरा करने की क्षमता भी रखता हो, ठीक। यदि उसके पास पार्टियों द्वारा अपेक्षित योग्यताओं का अभाव है, ऐसे किसी भी हित का खुलासा करने का कर्तव्य उनकी नियुक्ति के बाद और पूरे समय जारी रहेगा, ठीक। ये भी कुछ इसमें नहीं है, स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है, अब इसे मत पढ़िए आप, ये भी जरूरत नहीं है, बस उतना ही जानिए। अब देखिए, यहाँ अधिनियम की धारा जो है क्लॉज आपका 12 का क्लॉज 5 के साथ जो है पठित 7वीं अनुसूची उदाहरण के लिए विवाद करने वाले पक्षकार कंपनी के पूर्व कर्मचारियों की मध्यस्थता के रूप में नियुक्त होगी, ठीक। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी इस मामले में मध्यस्थ को पिछले संबंध का खुलासा करना होगा, जरूरी है। अगर खुलासा नहीं करेंगे तो आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक। नियुक्ति से पहले, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके जनादेश को चुनौती दी जा सकती है, ठीक। जो भी अगर ऐसा नहीं करते तो उसके जनादेश को जो आने वाला जो है उसे चुनौती दी जा सकती है, सिंपल सा मतलब। हालांकि नियुक्त किसी कंपनी के सेवारत कर्मचारी जो मध्यस्थ के रूप में विवाद करने वाली पार्टी है को इसके अंतर्गत कवर किया गया है, ठीक।
7वीं अनुसूची और वह मध्यस्थता में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए कानूनी रूप के अयोग्य है, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, इसमें कुछ शर्त भी होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अधिनियम की धारा आपका जो है 13 का क्लॉज फर्स्ट पार्टियों को एक प्रक्रिया पर सहमत होने की स्वतंत्रता का प्रदान करती है, इसमें कहा गया है। और 13 का जो है क्लॉज 2, यदि मुद्दे पर कोई सहमत नहीं है या पक्षकार विफल रहे हैं तो सहमत है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि जो पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक, देखिए, चुनौती मध्यस्थ के संविधान से अवगत होने के 15 दिनों के भीतर होगी। न्यायाधिकरण या इस बात से अवगत होने के लिए क्या अवगत होने के बाद की परिस्थितियां मौजूद जो न्याय संगत को जन्म देती है, ये चीज इसमें कहा गया। उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर संदेह है या उसके पास योग्यता है नहीं है। ठीक, पार्टियों द्वारा सहमत चुनौती के कार्यों का एक लिखित बयान भी हो सकता है। ठीक, 13 का 3, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को चुनौती पर जो है निर्णय लेना आवश्यक है यदि मध्यस्थता हो तो। ठीक, अब देखिए जो धारा जो है 13 का जो है आपका 4, चुनौती की विफलता के मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण जारी रहेगा, ये भी कहा गया है। और 13 का 5 देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देख रहे हैं। ठीक, जहां ऐसा कोई निर्णय दिया जाता है तो मध्यस्थ को चुनौती देने वाली पार्टियां भी हो सकती हैं, ये भी चीज इसमें कहा गया। धारा 34 के अनुसार ऐसे पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करे कि कार्रवाई करना हो। ठीक, जैसा पुरस्कार ही हो। धारा जो है 13 का 6, यदि ऐसे आवेदन पर पुरस्कार रद्द किया जा सकता है तो न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि क्या जिस मध्यस्थता को चुनौती दी गई है वह किसी शुल्क का हकदार है कि नहीं है। ठीक, इस शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त न्यायालयों या न्यायालय वह न्यायालय है जिसमें जो है अधिकार क्षेत्र में अनुबंध निष्पादित किया गया है या कार्य निष्पादित किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग जो है मध्यस्थता पुरस्कार बनाना और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत कार्रवाई की समाप्ति क्या होती है। ठीक, परिचय इसका जानिए, इंट्रोडक्शन क्या होता है। मध्यस्थता या मध्यस्थ निर्णय देना और कार्यवाही की समाप्ति को पूरी तरह से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की 1996 के अध्याय नंबर जो है 6 में संबोधित किया गया है। धारा 28 से लेकर के 33 तक ये जो है सब मध्यस्थ पुरस्कार बनाने और कार्यवाही की समाप्ति के बारे में है। ठीक, यह शोध पत्र न केवल महत्वपूर्ण दंगे प्रावधानों को उचित ठहराएगा बल्कि धारा 32 पर भी विशेष जोर देगा। ठीक, यह खंड कार्यवाही की समाप्ति से संबंधित है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के 1996 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार क्या हो सकता है। धारा 2C के तहत जो है दी गई परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट है कि 1996 का अधिनियम मध्यस्थ पुरस्कारों की कोई ठोस परिभाषा प्रदान नहीं करता है। ठीक, कोई जो है ये जनरल जो है भाष्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है इसका डेफिनेशन जो है मेन अच्छे तरीके से सही तरीके से दिया ही गया है एग्जैक्ट। ठीक, ये पूरी तरह से पुष्ट करता है कि मध्यस्थ पुरस्कारों में आपका अंतरिम पुरस्कार भी शामिल है। हालांकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय धारा 2 के D के अनुसार मध्यस्थ पुरस्कार है। ठीक, एक मध्यस्थ पुरस्कार को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण या एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए बाध्यकारी और अंतिम निर्णय के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है। ठीक, अंतिम निर्णय, जबकि इसके बाद दोबारा निर्णय नहीं होगा, जो उसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत विवाद को पूरी तरह या आंशिक रूप से हल करता है। ठीक, यह पुरस्कार विवाद के मुद्दे का आधार पर पक्षों को कई प्रकार के उपचार दे सकता है। जिस प्रकार देखिए, नंबर पहला है जिसे हम लोग कहते हैं निशेष आप लोग का ध्याज्ञा उपाय, जिसे ये जो आप लोगों का जो है एक बार जब कोई अदालत आदेश देती है तो किसी पक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए या कार्रवाई रोकनी चाहिए तो इसे आपका जो है निषेधाज्ञा कहा जाता है। ठीक, यही चीज़ होता है कि जब कोई न्यायालय है जब कोई निर्णय देता है किसी जो है मामले में तो क्या उसमें जो है आपके जो है उस कार्रवाई को आगे बढ़ानी चाहिए या रोकनी चाहिए, इसी के बारे में ये चीज़ कहा गया और इसका मतलब यही होता है। पैसा होना चाहिए। ठीक, और तीसरा पॉइंट आप लोग का है रचनात्मक राहत भी होनी चाहिए जो कि सही तरीके और अच्छे तरीके से, इसके बारे में आप लोग देखिए, पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके बताऊंगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक,
प्रोत्साहन देखिए जो है, एक मध्यस्थता पक्षकारों को पुरस्कार के अनुरूप प्रोत्साहित करने के लिए कुछ व्यवहारों को भी जो है जरूरी है जोड़ना, ये जानिए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित मामले कानून, ये भी कहा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो है मध्यस्थ पुरस्कार को पक्षों की सहमति से हुए न्याय का परिणाम बताया है। आपका बजहरी बनाम बिहारी के मामले में जानिए जो है इसका जो है केस। मध्यस्थता पुरस्कार को दावे या मुद्दे के अंतिम निर्णय के रूप में रेखांकित किया गया था। पार्टियों के अपनी जो है पसंद के मध्यस्थता द्वारा भी कहा गया था। ठीक। पैराडाइज आपका होटल बनाम आप लोग का एयरपोर्ट जो है अथॉरिटी के जो है ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है केस था। इसमें कहा गया किसी पुरस्कार का कार्यान्वयन तभी पूरा होता है जब इसे जो है सीपीसी के तहत जो है उसी तरीके से लागू किया जाता है जैसे कि अदालत की डिक्री है। ठीक। पंडित मुंशी राम और एसोसिएटेड बनाम आप लोग का भारत संघ के बारे में जो है था। इसमें कहा गया कि जो है यह व्याख्या की गई थी कि चूंकि एक मध्यस्थ पुरस्कार को जो है 1996 के अधिनियम की धारा जो है 35 के तहत एक डिक्री माना जाता है। ठीक। अदालत ने माना कि एक मध्यस्थ पुरस्कार एक आदेश है जो निर्धारित करता है। ठीक। एक आदेश होता है जो कि कोई किसी का जो है किसी को आदेश दो उसका वो पालन करे, जो निर्धारित करता है। मध्यस्थ कार्रवाई के दौरान वास्तविक दावे या मुद्दे को अंतिम रूप से निर्धारित करने के शामिल पक्षों के अधिकार भी है। ठीक। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार के प्रकार कितने हो सकते हैं? घरेलू पुरस्कार इस प्रकार का पुरस्कार अधिनियम के भाग फर्स्ट के तहत शामिल होता है। ठीक। आपके धारा नंबर जो है 2 के क्लॉज 7 के अनुसार भी इसके बारे में कहा गया। या आप लोगों का मध्यस्थता सुलह अधिनियम की धारा जो है 43 तक जो है भाग 1 में पूरी तरह से निपटाए जाते हैं, जबकि धारा 44 से 60 के विभिन्न पुरस्कार या विभिन्न प्रकार से विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों से निपटते हैं। ठीक। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता कार्रवाई की समाप्ति क्या हो सकती है? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा जो है 32 मॉडल कानून के अनुच्छेद 32 के साथ पूरी तरह से जो है सुसंगत है। अधिनियम की धारा जो है 32 के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम पुरस्कार होता है। ठीक। यह अंतिम पुरस्कार घोषित होने के बाद मध्यस्थ कार्रवाई की समाप्त होती है। इसके बाद जो है और कुछ नहीं होगा। ठीक। मध्यस्थता होगा तो ये अंतिम निर्णय होता है, इसके बाद कोई निर्णय नहीं होगा, ना तो उसमें कुछ सुधार होगा। ठीक। मध्यस्थता कार्रवाई की समाप्त के अन्य 3 आधार या 3 धारा आधार धारा 32 के उपधारा 2 के तहत दिए गए थे। ठीक। मध्यस्थता कार्रवाई को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक आदेश जारी करेगा। पार्टियां स्वयं कार्रवाई समाप्त करने के लिए सहमत हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लगता है कि कार्रवाई जारी रखना या तो अनावश्यक है या किसी अन्य कारण जो है संभव है। और तीसरा पॉइंट, वादी अपना दावा वापस लेता है। यदि वह प्रतिवादी मध्यस्थता निर्णय पर आपत्ति जताता है तो इसे समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक। जिसे देखते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अंतिम समाधान प्राप्त करने में उसका वैध हित हो। ठीक। ये चीज इसमें कहा गया। ये चीज इसमें कार्रवाई की समाप्ति के संबंध में जो आप लोग को हालिया घटनाक्रम होते हैं जो आप लोगों के जो है जैसे साई बाबू बनाम आप लोग का जो है MAS कलारियर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के जो है ये मामले थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है माना कि एक बार एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा जो है 32 के क्लॉज 2C के तहत मध्यस्थता कार्रवाई को जो है समाप्त कर देता है। ये चीज इसमें कहा गया था। ठीक। अब आप अगला केस देखिए जो है साईं बाबू बनाम आप लोग का जो है MAS जो आपका कलारिया स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जो है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की जो है धारा 32 और आपका धारा 25 के तहत मध्यस्थता कार्रवाई की समाप्त के बीच अंतर तय किया। ठीक। ये भी आप लोग का केस है। SIRI आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का जो है आप लोग का बनाम टफ जो है आप लोग का जो है ट्रेलिंग प्राइवेट लिमिटेड का मामला था। निष्कर्ष निकल के आ रहा देखिए जो है कार्रवाई की प्रक्रिया को समाप्त करना और एक मध्यस्थ पुरस्कार निर्धारित करना बहुत सीधा और सरल है। सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी जो है सुझाव गए संशोधन और अनावश्यक व्याख्याओं के साथ आया है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि धारा 32 और जो है धारा 25 के तहत मध्यस्थता कार्रवाई की समाप्ति अलग अलग है। पुरस्कार की समाप्ति 3 अन्य आधारों के साथ धारा 32 के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत
कार्रवाई की समाप्ति को चिन्हित करती है। ठीक, उपरोक्त विषय के संबंध में जो है बहुत अधिक जो है आपका जो है कट्टरपंथी निर्णय पारित नहीं किए गए। हालांकि जो है साईं बनाम आप लोग का जो है एमएस कलाजिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड अच्छा कानून रखता है। ठीक, अब देखिए जो है नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है रिसोर्सेस अगेंस्ट जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड, मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ सहारा क्या हो सकता है। ठीक, तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, थोड़ा समझने में जो है दिक्कत भी हो रहा होगा, लेकिन कोशिश किया हूँ एक बार और नहीं तो दोबारा आप लोग वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, मध्यस्थता विवाद के पक्षकारों को द्वारा जो है नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से ही या किसी पक्ष के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच विवाद समाधान की एक विधि हो सकती है। किसी मध्यस्थता फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है और यह पार्टियों के बीच अंतिम और जो है बाध्यकारी है। हालांकि एक पीड़ित पक्ष जो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत बाध्य आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए कानून अदालत का सहारा ले सकता है। ठीक, जो कानून होगा वो अदालत का सहारा लेगा जब उससे नहीं निपटेगा, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करना ये जानिए, पार्टियां किसी मध्यस्थ फैसले के खिलाफ उसके गुण दोष के आधार पर अपील नहीं कर सकती है और अदालत भी उसके गुण दोष के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि एक मध्यस्थ पार्टियां द्वारा नियुक्त न्यायाधीश हो सकता है और उसके द्वारा पारित किए गए फैसले में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये चीज कहा गया, जो भी उसके द्वारा जो है शामिल किए गए जो भी पार्टी होंगी इसमें हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मध्यस्थ के आचरण पर कोई जांच नहीं है, ये भी जान लीजिए। जो है इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने मन मानी करे और इस पर कोई जांच ही ना हो, इस पर वो भी ना हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक, जब हद से ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर जांच बैठेगी। जारी रखने के सही आचरण को जो है सुनिश्चित करने के लिए कानून किसी पुरस्कार के खिलाफ कुछ उपायों की अनुमति देता है। ठीक, निरस्त के बारे में देखिए, 1940 अधिनियम के तहत किसी पुरस्कार के विरुद्ध उपचार उपबंध थे। संशोधन, छूट और अलग रखा जाना, इन उपायों को 1996 अधिनियम के तहत 2 टीमों में रखा गया है। ठीक, जहां तक उपाय त्रुटियों के सुधार का था उसे पार्टियों और न्यायाधिकरणों को भी सौंप दिया गया है जब सुधार की बात आई। ठीक, दोषों को दूर करने के लिए पुरस्कार को न्यायालय को वापस लौटाने के साथ रद्द करने का उपाय तैयार किया गया था। धारा 34 में यह प्रावधान है कि मध्यस्थ पुरस्कार को अदालत द्वारा इस तरह के बाध्य आधारों पर भी रद्द कर दिया जाता है, ये आधार है। ठीक, देखिए नंबर फर्स्ट है किसी पार्टी की अध्यक्षता और दूसरा है मध्यस्थता समझौते वैध नहीं है और तीसरा पॉइंट है पक्षकार को कार्रवाई की सही सूचना नहीं दी गई है। चौथा पॉइंट है विवाद की प्रकृति मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के लिए अंतराल पर नहीं गिरती है। पांचवा पॉइंट है मध्यस्थता प्रक्रिया समझौते के अनुरूप नहीं है, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, फिर इसके बाद ये आगे का जो है अधिनियम की धारा 34 के बारे में इसमें कहा गया है, ये प्रावधान है 1940 के अधिनियम में भी जो है कुछ चीजें थी जो कि धारा 30 या 34 से नीचे था। ठीक, और यहाँ जो आप लोगों को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखिए जो है जिस पुरस्कार को रद्द किया जाता है वह अब कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं रह जाता है, ये चीज इसमें जान लीजिए। विवाद के भीतर अपने दावों पर जो है पक्ष अपनी पूर्व स्थिति में जो है सुधार करते हैं या सुधार कर सकते हैं। किसी पुरस्कार को रद्द करने का मतलब यह है कि उस अमान्य मानकर जो है खारिज कर दिया गया, उसे जो है बेकार मानकर उसे खारिज कर देना, ये जो है उस पुरस्कार का जो है निलंबित करना। पुरस्कार टल जाता है और मामला एक बार फिर बुलावे के लिए खुल जाता है। पक्षकार मध्यस्थता में लौटने अदालत के माध्यम में से निर्धारित मामले को स्वामित्व लेने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं। जी ठीक, जो उसका स्वामित्व लेने के लिए जो है उसका अनिच्छुक मतलब जो है जैसे कि जो है एक बार अगर कोई चीज़ हो जाए फिर दोबारा वही चीज़ हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, मन भी नहीं करता है, ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक, मध्यस्थता विवाद आप लोगों का जो है के पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से या किसी पक्ष के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच विवाद समाधान की एक विधि हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टियां किसी मध्यस्थ फैसले के खिलाफ उसके गुण दोष के आधार पर अपील नहीं कर सकती है और अदालत भी उसके गुण दोष के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि एक मध्यस्थ पार्टियों द्वारा नियुक्त न्यायाधीश हो सकता है और उसके द्वारा पारित मामले में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये चीज इसमें कहा गया है। अब देखिए आप लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक है, अंतिमता और मध्यस्थ पुरस्कार का प्रवर्तन क्या हो सकता है। मध्यस्थ पुरस्कार, पहला पॉइंट है, मध्यस्थ निर्णय लिखित रूप में होगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मौखिक निर्णय कोई पुरस्कार नहीं है। ठीक। दूसरा पॉइंट, पुरस्कार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक, मतलब सिग्नेचर किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, एक से अधिक मध्यस्थों के साथ मध्यस्थ कार्रवाई में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों के बहुमत के हस्ताक्षर तब तक पर्याप्त होंगे जब तक कि जो है किसी छोड़े गए हस्ताक्षर का कारण बताया गया हो। चौथा पॉइंट है, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार पुरस्कार में दिनांक और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये भी चीज इसमें कहा गया था। पांचवा पॉइंट है, मध्यस्थ पुरस्कार में वे कार्य बताए जाएंगे जिन पर यह दिया गया है। सिक्स पॉइंट है, यदि समझौता इंगित करता है कि कोई कारण नहीं किया जाना है तो कार्य बताने की आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर है, यदि विवाद के पक्ष को जो है या पक्षों के बीच समझौते के आधार पर निर्णय दिया जाता है तो कोई कारण नहीं दिया जाएगा। ये चीज इसमें कहा गया। 8 पॉइंट है, कार्डों को रिकॉर्डिंग में तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विवाद का विश्लेषण शामिल है। नंबर 9 है, पुरस्कार को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो प्रस्तावना, तथ्यों का निष्कर्ष, पक्षों की प्रस्तुति और न्यायाधिकरण का निष्कर्ष हो सकता है। ठीक। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और थोड़ा जो है 10 से 15 मिनट दीजिए, आपका सारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। फर्स्ट नंबर आप लोग का देखिए, पुरस्कार की प्रस्तावना में मध्यस्थता जो है ट्रिब्यूनल के गठन, ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई की गई प्रक्रिया आज का संदर्भ हो सकता है। बी नंबर आप लोग को इसमें देखिए, दूसरे भाग में विवादास्पद बिंदु हो सकते हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तथ्य का मुद्दा और कानून के लिए मुद्दा हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरे भाग में दावेदार के लिए तर्क, उत्तरदाताओं के लिए तर्क और न्यायाधिकरण के निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं। चौथा आप लोग का घ नंबर, ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष यानी ट्रिब्यूनल का फैसला चौथा भाग है। ठीक। ये आप लोगों का जो है इसमें 10 नंबर है, मध्यस्थता जो है आप लोग का जो है न्यायाधिकरण उस दर पर ब्याज दे सकता है जो वह उस तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी हिस्से के लिए पूरे पैसे या उसके किसी हिस्से पर उचित समझे जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, जिस तारीख को पुरस्कार दिया जाता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। ये चीज इसमें कहा गया। 11 नंबर है, जब तक पुरस्कार अन्यथा भुगतान की जाने वाली राशि का निर्देश न दे, पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। ये भी जान लीजिए। ठीक। 12 नंबर, जब तक पार्टियां द्वारा अन्यथा सहमत ना दी जाए, मध्यस्थता की लागत ट्रिब्यूनल द्वारा तय की जाएगी। ट्रिब्यूनल लागत के हकदार पक्ष वह पक्ष जो लागत का जो है भुगतान करेगा। लागत की राशि या पुरस्कार निर्धारित करने की विधि और लागत का भुगतान करने के तरीके को भी अपनाएगा। 13 नंबर है आपका जो है लागत की मध्यस्थों और गवाहों की फीस और खर्च, कानूनी शुल्क, खर्च, मध्यस्थता की निगरानी करने की वाली संस्था की कोई भी प्रशासन फीस और मध्यस्थ कार्रवाई और मध्यस्थ पुरस्कार से संबंधित की गई किसी अन्य खर्च भी शामिल हो सकते हैं इसमें। 14 नंबर है, मध्यस्थ पुरस्कार को पुरस्कार देने के स्थान पर लागू निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर होना आवश्यक है। 15 नंबर है, निर्णय देने के बाद निर्णय के कार्यान्वयन या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खिलाफ सहारा जैसी उचित कार्रवाई के लिए प्रत्येक पक्ष को एक हस्ताक्षरित प्रति दी जानी चाहिए। ये भी जानिए। ठीक। पुरस्कार की अंतिम तिथि, यह पुरस्कार धारा के निर्धारित समय सीमा के अधीन पार्टियों और उसके तहत जो है दावा करने वाले व्यक्तियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिनियम के धारा नंबर जो है आपके 33 और 34 इसमें बताया गया। नंबर फर्स्ट, पुरस्कार सुधार और व्याख्या पुरस्कार की प्राप्ति 30 दिन। नंबर 2 है आपका सुधार व्याख्या के लिए आवेदन के प्राप्त ट्रिब्यूनल और सुधार कर रहा है, व्याख्या दे रहा है। अनुरोध के प्राप्त के 30 दिन या अवधि ट्रिब्यूनल जो है बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का तीसरा, ट्रिब्यूनल स्वयं सुधार कर रहा है और पुरस्कार की तारीख से 30 दिन इस समय के ट्रिब्यूनल द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है। चौथा पॉइंट आपका है, पुरस्कार में छोड़े गए दावे के विरुद्ध अतिरिक्त पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाली पार्टी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिरिक्त पुरस्कार देने वाले ट्रिब्यूनल जो है अनुरोध प्राप्त होने के 60 दिन या अवधि ट्रिब्यूनल द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अतिरिक्त पुरस्कार में ऊपर बताए
अनुसार पुरस्कार के पहलू होने चाहिए। ठीक। 6 नंबर है, पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन पुरस्कार प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने या उपरोक्त श्रेणियों आवेदन के निपटान की तारीख अदालत अधिकतम 30 दिनों तक बढ़ा सकती है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अंक 1 से 5 तक के मामलों में आवेदन के लिए उपरोक्त समय सीमा समाप्त होगा या होने या आवेदन के निपटान के बाद पुरस्कार और अंतिम बाध्यकारी हो जाता है। ठीक, इसमें ये चीज इसमें कहा गया। एक पुरस्कार को अलग रखना, ये भी कहा गया, जैसे कि पहला पॉइंट है पार्टी की क्षमता होना चाहिए, या दूसरा पॉइंट है मध्यस्थता समझौते की अमानता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्रवाई की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था। ठीक, विवाद के संबंध में मध्यस्थता में जो है प्रस्तुतिकरण शर्तों के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाना, ये भी चीज में कहा गया है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ठीक से गठित नहीं किया गया था या मध्यस्थता प्रक्रिया पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं थी। विवाद का विषय आपका जो है फिलहाल लागू करने के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटने में सक्षम नहीं है, ये भी था। पुरस्कार का भारत की सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल होना चाहिए। अंतरिम पुरस्कार जानिए, जो है इसमें पुरस्कार का परिवर्तन भी होता है आपका जो है। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं था। अब देखिए भारतीय मध्यस्थता परिषद संरचना, कार्य और बहुत कुछ चीज़ इसमें दिए गए हैं, इसके कार्य जानिए। भारतीय मध्यस्थता आपका परिषद की स्थापना निगमन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 43 के बी के अनुसार केंद्र सरकार के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत निर्धारित कर्तव्यों और कार्यों को करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करने की शक्ति है। ठीक, जो आपका जो है SI यानी भारतीय मध्यस्थता परिषद स्वास्थ्य उत्तराधिकारी एक सामान्य मुहर के साथ निगमित एक निकाय है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निर्दिष्ट चल रहा और अचल संपत्ति दोनों को प्राप्त करने, रखने और निपटान करने की समान क्षमता रखती है। ठीक, परिषद अपने नाम से ही अनुबंध हो सकती है या मुकदमा भी कर सकती है तथा उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, ये भी चीज में कहा गया। परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, इसका जो है मेन कार्यालय जो होता है, मेन हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है। यदि आवश्यक हो तो परिषद केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकती है, ये भी चीज इसमें कहा गया। भारतीय मध्यस्थता परिषद की संरचना मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 43 के सी के अनुसार मध्यस्थता परिषद निम्नलिखित सदस्यों से बनी है। पहला देखिए आप लोग का, देखिए परिषद का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या मध्यस्थता के कामकाज और प्रशासन से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला कोई अन्य आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। ठीक, दूसरा पॉइंट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है संस्थागत मध्यस्थता दोनों में उत्कृष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले मध्यस्थता के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी को केंद्र सरकार द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, ये भी जानिए। तीसरा पॉइंट है आपका अनुसंधान और शिक्षण में मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान कानूनों का अनुभव रखने वाले एक आप लोग का जो है प्रतिष्ठित शिक्षाविद को अध्यक्ष के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चौथा पॉइंट आपका है एक व्यक्ति जो भारत सरकार के कानूनी मामलों को विभाग कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव रहा हो या उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे ना हो। ठीक, इन्हें भी कर सकते हैं, जो आप लोग का परिषद के सदस्य के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है व्यय विभाग वित्त मंत्रालय में सरकारी सचिव या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सदस्य के पद से नीचे ना हो, इन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है। 6 नंबर आपका वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त जो है निकाय के एक प्रतिनिधि को केंद्र सरकार द्वारा जो है आपका घूर्णी आधार पर असंकालिक सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। और आगे देखिए आपका भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और परिषद के सदस्य पदेन सदस्यों को छोड़कर उनके पद धारण करने की तारीख से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। अध्यक्ष आपका जो है 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा और पदेन सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा। ये भी जो आप लोग का एज का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है।
भारतीय मध्यस्थता परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं सीईओ होगा, जो परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रभारी होगा। ठीक, उनकी शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति और रोजगार के अन्य नियम और शर्तें सरकार द्वारा परिभाषित की जाएगी, जो केंद्र सरकार बताएगा। भारतीय मध्यस्थता परिषद के सीईओ नियमों में प्रदान की गई गतिविधियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा। नेक्स्ट आप लोग का देखिए, परिषद में एक सचिवालय होगा जिसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या होगी। मध्यस्थता परिषद के कर्मचारियों की जो है योग्यता, नियुक्ति और सेवा के अन्य नियम और शर्त केंद्र सरकार द्वारा जो है तय किया जाएगा। मध्यस्थता परिषद के कर्तव्य के कार्य मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 43 के डी के अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद को मध्यस्थता, सुलह या वैकल्पिक विवाद या समाधान के अन्य रूपों को बढ़ावा देगा या देने के करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही उसके लिए नीति और निर्देश आप लोग का जो है दिशा निर्देश भी बनाने चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे, परिषद इस अधिनियम द्वारा लगाए गए कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए मानदंडों का पालन कर सकती है। देखिए, पहला पॉइंट है, मध्यस्थ संस्था जो ग्रेडिंग नियंत्रित करने वाली नीतियां आपकी स्थापित करेंगी। ऐसे जो है पेशेवर संस्थानों को मान्यता दें जो मध्यस्थ को जनादेश प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है, कानून विश्वविद्यालय और मध्यस्थ संस्थानों के सहयोग से मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे। कानून विश्वविद्यालय और कानून जो है आपके फर्मों के सहयोग से कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम या आयोजित करेंगे, ये चीज़ इसमें कहा गया है। केंद्र सरकार को सिफारिश करेंगे या भारतीय मध्यस्थता परिषद के कर्मचारियों प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के बारे में सिफारिश दे। ऐसे अतिरिक्त कार्य जो केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है, ये भी आप लोग का 7वां पॉइंट है। देखिए, यस आपका जो है एससीआई के सदस्यों का इस्तीफा, जैसे कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा जो आप लोग का जो 43 के ऐप के तहत दिया गया है। एससीआई का अध्यक्ष का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य केंद्र सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने कार्यालयों से इस्तीफा दे सकता है। ये भी चीज़ इसमें कहा है, बशर्ते कि जब तक केंद्र सरकार उसे अनुमति ना दे, ठीक, तब तक जो है वो इस्तीफा नहीं दे सकता। ऐसा करने पर अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की समाप्त तक या उसके संस्थान पर नियुक्त व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। ठीक, जो 3 महीने का जो हो वो बाउंडेशन दिया गया है। ठीक, मध्यस्थता परिषद के सदस्य को हटाया जाना। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा जो है आपकी 43 के जी के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार केंद्र सरकार के पास किसी भी सदस्य को पद से हटाने की शक्ति है। वह जैसे कि एक अनुमोचित दिवालिया है, जैसे बी नंबर अपने कार्यकाल के दौरान अंशकालिक सदस्य को छोड़कर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में लगा हुआ। सी नंबर ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो केंद्र सरकार की राय में गंभीर अपराध किया जाता है या किया गया है या माना जाता है। उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे एक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर जो है दुर्भावनापूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। कार्यकाल में अपने पद का जो है इस हद तक जो है दुरुपयोग किया गया है कि वह एक सार्वजनिक हित के लिए कार्यकाल है। ठीक, सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों को निभाने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो, ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक, अब आगे देखिए इसके निष्कर्ष। 2019 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य कुछ मुद्दों को कम करना था, जो कि 2015 के संशोधन अधिनियम में प्रावधान देकर और सरकार को भारतीय मध्यस्थता परिषद का एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिए सशक्त बनाकर मध्यस्थता और अदालती प्रक्रियाओं के संचालन में बनाया गया था। ठीक, एसीआई का मुख्यालय दिल्ली में है और केंद्र सरकार की मंजूरी से विभिन्न शहरों में इसके अन्य कार्यालय भी हो सकते हैं या कार्यालय हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप लोगों का जो है इसमें दिया गया इंटरनेशनल जो आपका कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत, जो है अनुप्रयोग और व्याख्या के बारे में यहाँ दिया गया। अनुप्रयोग, हाँ, व्याख्या और अनुप्रयोग लिखित संचार और प्राप्त समय की गणना और आपत्ति करने का अधिकार की छूट और दायित्व का बहिष्कार भी हो सकता है। और इसमें देखिए मध्यस्थता
ये मध्यस्थों की संख्या एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति, 3 मध्यस्थों की नियुक्ति की विधि या प्रस्ताव देना, यौन नियुक्ति को जो है अनुरोध करना, या स्वतंत्र और निष्पक्षता या चुनौती के लिए आधार भी हो सकते हैं, या चुनौती प्रक्रिया या अधिदेश की समाप्ति हो सकती है, या मध्यस्थ का प्रतिस्थापन या न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक, क्षेत्राधिकार की आपकी दलीलें सुरक्षा के अंतरिम उपाय मध्यस्थता कार्रवाई का संचालन भी हो सकता है। अब जानिए आप लोगों का जो है मध्यस्थता के लिए अनुरोध की सूचना, प्रतिनिधि और गोपनीयता, शीघ्र और प्रारंभिक बैठकें आयोजित करने की कर्तव्य हो सकते हैं, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक, अब जान लीजिए जो है ये चीज है। अब यहीं तक था आप लोगों का जो है, और आज का वीडियो यहीं तक था। और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या कुछ चीज़ ना समझ में आई होगी थोड़ा, क्योंकि जल्दबाजी में मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आपके पास भी नहीं टाइम है, आपके एग्जाम है और मेरे पास भी जो है यहाँ टाइम नहीं थे। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या 7985535991 पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट आप लोग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए।